हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं उसी के आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एल्किल हाइलाइट्स होते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा था, और SN1 और SN2 अभिक्रिया कौन कौन से एल्किल हाइलाइड अपनाते हैं, और SN1 और SN2 की क्रियाविधि को हम लोगों ने विस्तार से सीख लिया था। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है ध्रुवण घूर्णकता। क्या नाम है उसका? तो ध्रुवण घूर्णकता नाम है। इस टॉपिक को आज हम लोग शुरू करेंगे और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्रुवण ध्रुवण और उसके बाद ध्रुवण घूर्णकता। टॉपिक का नाम है ध्रुवण घूर्णकता, और इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम लोग शुरू करेंगे और आज ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग मेथेन से एथेन बनाते हैं, एथेन से मेथेन बनाते हैं, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेंजीन से टालुइन, टालुइन से बेंजीन, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अगले वीडियो में सीखेंगे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपकी परीक्षा में आता ही आता है। आज चलिए शुरू करते हैं। ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं कि ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। आप लोग भी साथ में लिखते हुए चलिए इस चीज को, अगर चाहें तो आप लोग लिखते हुए चलिए। देखिए, जब समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, आप क्या बताएंगे कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर, किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर, किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर वह अपने अभिलंब से दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। गुजरने पर वह अपने, अभी चित्र से समझेंगे, अपने अभिलंब से दाईं ओर अथवा बाईं ओर, दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, बाईं ओर अथवा, यहाँ पर बताया गया कि दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो बताएंगे, विस्थापित हो जाता है तो पदार्थ को प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। तो प्रकाश को, तो प्रकाश को, तो पदार्थ को ऐसे लिखिए, तो पदार्थ को प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ तथा घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, तथा घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। क्या बताएंगे? जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर वह अपने अभिलंब से दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, तो पदार्थ को सक्रिय पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ तथा घटना को ध्रुवण घूर्णकता के नाम से जाना जाता है। जिन यौगिकों के विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को, आगे लिखिएगा कि जिन यौगिकों के विलयन, जिन यौगिकों के विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिन यौगिकों के विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को अभिलंब से दाईं ओर घूर्णित करते हैं, अभिलंब से
दाईं ओर घूर्णित करते हैं, दाईं ओर घूर्णित करते हैं। जिन यौगिकों के विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को अभिलंब से दाईं ओर घूर्णित करते हैं उन्हें दक्षिणावर्ती पदार्थ कहा जाता है। उन्हें दक्षिणावर्ती पदार्थ कहा जाता है। एवं जो बाईं ओर क्या करेंगे, ध्रुवित करेंगे, उनको वामावर्ती पदार्थ बोला जाएगा। तो जो दाईं ओर घूर्णित करते हैं प्रकाश को उन्हें क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्ती पदार्थ कहा जाता है। तथा जो बाईं ओर घूर्णित करते हैं बाईं ओर घूर्णित करते हैं उन्हें वामावर्त आप ऐसे कह सकते हैं, वामावर्त पदार्थ कहा जाता है। जो दक्षिण की ओर घूर्णित होंगे उन्हें दक्षिणावर्त पदार्थ कहेंगे और जो बाईं ओर घूर्णित होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, वामावर्त पदार्थ कहा जाता है। उन्हें वामावर्त पदार्थ कहा जाता है। तथा जिस कोण से समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन होता है, तथा जिस कोण से समतल ध्रुवित पदार्थ का घूर्णन होता है, या जिस कोण से समतल ध्रुवित पदार्थ का घूर्णन होता है उसे विशिष्ट घूर्णन कोण कहा जाता है। विशिष्ट घूर्णन कोण कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्या बताएंगे, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ के विलयन से गुजरने पर वह विलंब से दाईं ओर अथवा बाईं ओर विस्थापित हो जाए तो उस पदार्थ को सक्रिय पदार्थ एवं घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, और घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। और उसके बाद फिर बताइएगा कि जिन यौगिकों में विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के अभिलंब से दाईं ओर घूर्णित करते हैं उन्हें दक्षिणावर्त पदार्थ कहा जाता है, और जो बाईं ओर घूर्णित करते हैं उन्हें वामावर्त पदार्थ कहा जाता है। तथा जिस कोण से समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन होता है उसे घूर्णन कोण कहा जाता है, जिसका मापन पोलारीमीटर द्वारा किया जाता है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा, तो बता दीजिए कि जिसका मापन पोलारीमीटर द्वारा किया जाता है। इसका मापन पोलारीमीटर द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए इस चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक पदार्थ, इसको हम लोग साधारण प्रकाश बोल देंगे। ये कैसा प्रकाश है, तो ये आपका हो गया साधारण प्रकाश जो सभी दिशाओं में घूर्णित हो रहा। अब ये वाला है निकोल प्रिज्म, इस वाले का नाम है निकाल प्रिज्म। जब कोई प्रकाश इस निकाल प्रिज्म से साधारण प्रकाश गुजरता है, निकाल प्रिज्म से जब कोई साधारण प्रकाश गुजरता है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसका क्या नाम है, ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। और जब इसको किसी पदार्थ से गुजारा जाता है, ये निकाल प्रिज्म से गुजरने के बाद जब इस पदार्थ को किसी विलयन से गुजारेंगे, जब इस पदार्थ को किसी किस चीज से गुजारा जाएगा, विलयन से गुजारेंगे, तो ये हो जाएगा विलयन। और यहाँ पर ये इस चीज से होकर इस तरफ गया, उसके बाद ये तो निकाल प्रिज्म, साधारण प्रकाश निकाल प्रिज्म से गुजरा तो समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद जब इसको क्या करेंगे, किसी विलयन से गुजारेंगे, तो ये प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये थीटा और थीटा, इस वाले का क्या नाम देंगे, इस वाले का नाम दे देंगे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। ये हो जाएगा प्रकाशिक
सक्रिय पदार्थ। और फिर से प्रकाशिक सक्रिय, और इसके बाद हमें एक चीज और मिलेगा, इस वाले को बोलेंगे प्रकाशिक असक्रिय। क्या नाम देंगे इसको? प्रकाशिक असक्रिय ये, या फिर प्रकाशिक असक्रिय। ये वामावर्त, ये दक्षिणावर्त। क्या क्या नाम हो गया? तो वामावर्त, ये वाला हो गया वामावर्त, और ये वाला हो गया दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, इस वाले को बोलेंगे असक्रिय पदार्थ। असक्रिय पदार्थ। तो ये समझ में आ गया कि ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। हमें लगता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ की कुछ शर्तें होती हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या शर्त है। तो ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, कोई पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय होगा तो कुछ शर्तों का पालन करेगा, यानी कुछ शर्तें होंगी जिन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ की शर्तें। क्या नाम है इसका? तो इस वाले का नाम है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ की शर्तें। प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं उनको देखिए। तो शर्त नंबर 1, सबसे पहला आप यहाँ पर बताएंगे, किसी भी पदार्थ को प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए 2 शर्तों का पालन करना पड़ता है। 2 शर्तें आवश्यक रूप से, यानी कि अपर्याप्त शर्तें हैं। क्या बताएंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए निम्नलिखित 2 आवश्यक परंतु अपर्याप्त शर्तें हैं। आवश्यक परंतु अपर्याप्त शर्तें। देखिए, पहला, यौगिक में कम से कम एक या अधिक, आप यह बताएंगे, अथवा किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। यौगिक में कम से कम एक, या यौगिक में कम से कम एक या अधिक किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। एक या अधिक असममित अथवा किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। एक या अधिक असममित अथवा किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। क्या बताएंगे? यौगिक में कम से कम एक या अधिक असममित अथवा किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। किरेल किसे कहते हैं? तो अभी आपको समझा रहे हैं किरेल कार्बन परमाणु क्या होता है, तुरंत समझेंगे। बस इस एक और लिख लेते हैं दोनों पॉइंट। तो या वैसे आप समझ लीजिए, किरेल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं से पूरी होती हों। चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु से पूरी होंगी तो उनको क्या बोलेंगे? किरेल परमाणु। जैसे मान लीजिए ये C हो गया, यहाँ पर आप इस चारों संयोजकताओं को अलग अलग चीजों से पूरा कर दीजिए। जैसे CH3, ये CH3, CH2, CH3, ये इसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं से पूरी हुई हैं, इसलिए इस कार्बन को क्या बोलेंगे? किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन किसे कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं किस चीज से पूरा हुई हों? तो भिन्न भिन्न परमाणुओं से पूरा हुई हों। अब ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको नाम देते हैं किरेल कार्बन। क्या कहें? किसी यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह द्वारा पूरी हों, उसे किरेल कार्बन कहा जाता है। ये शर्त नंबर 1 थी। अब शर्त नंबर 2 देखिए, क्या होना चाहिए? तो आप बताएंगे यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अनध्यारोपित होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अनध्यारोपित होना चाहिए। यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब अनध्यारोपित होना चाहिए। तो दूसरा वाला पॉइंट चलिए लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब
दर्पण प्रतिबिंब अनध्यारोपित होना चाहिए। ऐसे लिखिए, अनध्यारोपित होना चाहिए। यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब अनध्यारोपित होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? अनध्यारोपित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, तो इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब हम लोग बनाए तो इसी प्रकार से बनेगा। पी का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो ये बताएंगे सुपर पॉसिबल इमेज बनी है, मिरर इमेज। सुपर पॉसिबल या ऐसे सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और ये वाला है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जो हमें चाहिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यही वाली हमें चाहिए होगी, IMAGE। तो ये वाली हमें चाहिए होगी। ये वाला देखिए, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी कि अनध्यारोपित प्रतिबिंब हमें क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। तब तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कोई भी पदार्थ होगा। तो आपसे एक प्रश्न देते हैं, आप लोग यहाँ पर काउंट करके बताइए। चलिए, ये चीज तो हो गया। अब किरेल परमाणु आप समझ गए। किरेल कार्बन परमाणु किसे कहेंगे? तो जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न समूह अथवा भिन्न परमाणुओं से जुड़ी हुई हो, उसे किरेल कार्बन परमाणु कहा जाता। अब आप लोग बताइए, ग्लूकोज में किरेल कार्बन की संख्या। प्रश्न है, ग्लूकोज में किरेल कार्बन परमाणु की संख्या, किरेल कार्बन की संख्या। तो जो लोग संरचना बना लेते होंगे वो आराम से बता लेंगे कि ग्लूकोज में कितने किरेल कार्बन होते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज में कुल मिलाकर कितने कार्बन होते हैं? कुल मिलाकर कितने कार्बन होते हैं? 6 ही होते हैं। और यहाँ पर जो शेष बच रहे हैं उसको सी ऐसे सी करते हुए कहाँ तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले में लगा देते हैं CH2OH। बाकी सब में क्या करते हैं? CHOH इस प्रकार से लगाते हुए चले जाएंगे। तो इधर H, इधर OH, इधर H OH, या OH इधर H, इधर फिर से OH और इधर H। ये हो गया आपका, क्या बन गया? तो ये वाला आपका बन जाएगा। इस वाले को हम लोग नाम दे देंगे कि ये ग्लूकोज की संरचना है। यहाँ पर जो पहला वाला जो था H, और ये इस तरीके से हो गया। इसकी संयोजकता पूरी। इस वाले में COH इधर है, H इधर है। इस वाले में OH इधर है, H इधर है। और इस वाले में H इधर है, OH इधर है। और ये C कितनी बार आया? अभी देखिए, 2 बार OH हुआ, फिर H, फिर अभी आएगा यहाँ पर एक बार और H, और इधर OH, और नीचे वाले में CH2OH। तो देखेंगे तो जो किरेल कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर कितने किरेल कार्बन परमाणु हैं? 4 किरेल कार्बन परमाणु। 4 किरेल कार्बन परमाणु इस प्रकार से आप बताते हैं। ये प्रश्न है कि ग्लूकोज में किरेल कार्बन परमाणुओं की संख्या बताइए। तो ये वाला नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ एक प्रश्न और आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि यौगिक में कम से कम एक असममित अथवा किरेल कार्बन परमाणु होना चाहिए। दूसरा, यौगिक का कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए? तो दर्पण प्रतिबिंब अनध्यारोपित होना चाहिए, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, C4H9Br के उस समावयव का IUPAC नाम लिखिए। के उस समावयव का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन है, C4H9Br के समावयव का IUPAC नाम लिखिए। के उस समावयव का IUPAC नाम लिखिए जो प्रकाशिक सक्रिय है। जो प्रकाशिक सक्रिय है। तो उस प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए आपके पास 2 शर्तें हैं। कोई भी जो आपका यहाँ पर परमाणु होगा प्रकाशिक सक्रिय तभी होगा जब उसमें कम से कम एक अथवा अधिक
असममित अथवा किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, और दूसरी शर्त यह है कि इसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। तो बनाते हैं, देखिए ये हो गया C, यहाँ जोड़ देते हैं CH3, यहाँ CH2 CH3, और इधर जोड़ देते हैं Br, जो इधर शेष बचा हुआ है कार्बन 3 हो गए, H3 2 5 3 8, एक H अकेले बचा, तो ये हो गया H। बताइए बन गया। कार्बन एक ऐसा यहाँ पर कार्बन परमाणु आपके पास है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों द्वारा पूरी हुई हैं, और इसकी इमेज बनाएंगे तो इसकी इमेज Br इस तरफ आ जाएगा, H उस तरफ चला जाएगा, CH3 CH2 अपने स्थान पर बना रहेगा, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका नाम आपसे पूछा IUPAC नाम, तो बता दीजिएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये है इसका IUPAC नाम, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमो 4 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन। नोट कर लीजिए ये वाला प्रश्न। उसके बाद फिर प्रकाशिक समावयवता पर चलते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। ऑप्टिकल इंडो मेरिज्म, आइसोमेरिज्म आप इसको बोलेंगे। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, उसके ऊपर का टॉपिक आपको समझ में आ गया या नहीं कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर हम लोग प्रकाशिक समावयवता देखते हैं। देखिए प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, तो बताएंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र आप नाम दे दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु तो अलग क्या होगा, प्रकाशिक समावयवता में जो प्रकाशिक प्रतिबिंब बनेगा वो अलग रहेगा। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार, परंतु जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, व्यवहार भिन्न भिन्न हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे का प्रकाशिक समावयव तथा घटना को, उन्हें एक दूसरे का प्रकाशिक समावयव, एक दूसरे का प्रकाशिक समावयव तथा घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। घटना को क्या कहेंगे, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। क्लियर हो गया कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे का प्रकाशिक समावयव तथा घटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। बस ये इतना ही है। अब कुछ एल्किल हाइलाइडों से संबंधित कुछ अन्य अभिक्रियाएं देख लेते हैं, जैसे बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, इन चीज़ों को देखते हैं, और सेटजेफ अभिक्रिया क्या होती है, ये सब चीज़ें अब देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अब टॉपिक आपका बचा हुआ है, बाकी सब कंप्लीट हो गया, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सीधा, देखते हैं एल्किल हाइलाइडों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं या फिर कुछ अन्य अभिक्रियाएं। आप लोग कुछ हद तक अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर आप लिखिए एल्किल हाइलाइड की अन्य अभिक्रियाएं।
एल्किल हाइलाइड की एल्किल हाइलाइड की अन्य अभिक्रियाएं एल्किल हाइलाइड की अन्य अभिक्रियाएं। नंबर 1 में लिखिए बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या बताएंगे? बीटा विलोपन अभिक्रिया। हेडिंग में लिख लीजिए बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया ये एल्किल हाइलाइड की अन्य अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो बताइएगा कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड KOH जब एल्कोहली KOH अथवा NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं। एल्किल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड जब एल्कोहली KOH अथवा NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं। NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं तो एल्कीन बनता है। क्या बताएंगे कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड जब एल्कोहली KOH अथवा NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं तो एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है। परमाणु तथा बीटा और उसके बाद फिर बताएंगे हाइड्रोजन परमाणु से या बीटा परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? विलोपित होता है। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है। हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन विलोपित होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अथवा हाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे बीटा विलोपन अथवा विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको समझाते हैं। आपने क्या बताया कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड एल्कोहली KOH अथवा NaOH के साथ जब अपकृत किए जाते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित हो जाता है। इसलिए इसे, या आप यहीं ऐसे बता दीजिए कि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित हो जाता है। ये हटाइए, बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन विलोपित हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अथवा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए ले लेते हैं CH3CH2Br
किसके साथ अब क्रिया कराना है तो KOH अथवा NaOH एक्वस होना चाहिए। तो ये हो गया देखिए अल्फा परमाणु, ये हो गया बीटा कार्बन, जिससे Br जुड़ा है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। जब अब क्रिया कराएंगे तो कह रहा है यहाँ पर याद रखिएगा कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन विलोपित हो जाएगा, HBr आपको देगा यहाँ पर। ऐसे देखिए यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला भी है तो यहाँ से एक विलोपित होगा, ये इधर गया तो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इधर का देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ का एक Br बचा है, तो H और H मिलकर क्या बन जाएंगे, H और H मिलकर H2 और O साथ में प्लस KBr। क्लियर हुआ, तो प्लस KBr प्लस H2 O, ये हो गया बीटा विलोपन अभिक्रिया या बीटा बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया का ये समीकरण है। क्लियर है, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। और इधर जो प्राप्त हुआ इसका नाम है एथीन या फिर एथिलीन। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताया गया ना क्या बनता है, एल्कीन बनता है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि यदि किसी भी परमाणु में, या फिर आप ऐसे कह दें कि बीटा हाइड्रोजन युक्त परमाणु जो होगा उसमें एक से अधिक बीटा परमाणु हो, तो हम लोग हाइड्रोजन वहां का विलोपित करेंगे जहां पर कम हाइड्रोजन हो। इस नियम को सेट-जेफ ने बताया था, इसलिए इसको सेट-जेफ रूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नोट में आप लिखेंगे, नोट में क्या बताएंगे कि यदि किसी पदार्थ में या किसी एल्किल हाइलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन परमाणु हो, यदि किसी एल्किल हाइलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन परमाणु हो, तो हाइड्रोजन वहां से विलोपित करेंगे। एक से अधिक क्या हो, बीटा कार्बन परमाणु हो, तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से विलोपित किया जाता है। तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से विलोपित किया जाता है, कार्बन परमाणु से विलोपित किया जाता है जहां क्या हो, तो आप बताएंगे कि जहां कम हाइड्रोजन होता है, कम हाइड्रोजन हो। और ये जो नियम है इसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ नियम। क्या बोलेंगे, सेट-जेफ नियम। तो यहाँ लिख लीजिए बगल में कि ये होता है सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ ने इस नियम को दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं सेट-जेफ नियम। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर इसका रिएक्शन देखते हैं कि अगर एक से अधिक बीटा परमाणु हो तो किस प्रकार से बीटा को विलोपित करेंगे। चलिए रिएक्शन नीचे लिखते हैं। नीचे यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 Br CH3। ये रिएक्शन आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 यहाँ CH अकेले होगा, ऐसे समझिए। क्लियर है इतना, ये चीज क्लियर हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक समीकरण लिख दिए हैं CH3 CH2, उसके बाद CHBr CH3 प्लस एल्कोहली KOH, ये रहेगा AlC। यहाँ एक्वस नहीं बल्कि एल्कोहली बना लीजिए AlC। अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए आपको बीटा पहले पहचानिए, ये वाला हो गया अल्फा, इधर का बीटा, इधर का बीटा। तो सेट-जेफ ने बताया कि हम लोग हाइड्रोजन वहां से विलोपित करेंगे जहां पर कम बीटा परमाणु हो, यानी कि क्या हो, कम हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन यहाँ से विलोपित कर देंगे, यहाँ से जब विलोपित करेंगे हाइड्रोजन तो ये बचेगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ऐसे समझिए। CH3 हो गया, CH बचा, डबल बॉन्ड CH, फिर CH3 प्लस दूसरा वाला ये वाला Br किसके साथ जुड़ेगा, K के साथ, तो KBr प्लस H2O। समझ में आ गया या नहीं, बताइए। ये सेट-जेफ नियम आप सबको क्लियर हुआ। और इस वाले का नाम दोगे ब्यूटूइन। क्या नाम होगा, ब्यूट टू
इन नाम हो जाएगा। ये ZJF नियम था। आप यहाँ बीटा विलोपन अभिक्रिया में बताएंगे बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हाइलाइड जब एल्कोहलिक AOH अथवा NaOH के साथ गर्म किए जाते हैं तो एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है अथवा बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये साधारण समीकरण हो गया। अब यदि किसी भी एल्कोहलिक हैलाइड में या एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा का कार्बन हो तो हाइड्रोजन वहां से विलोपित करेंगे जहां पर कम हाइड्रोजन परमाणु हो। ये ZJF नियम है। तो आपसे ZJF नियम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो इस प्रकार का समीकरण देके आप बता सकते हैं कि ZJF नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां से विलोपित होता है जहां पर कम, जिस बीटा परमाणु में कम हाइड्रोजन उपस्थित हो। नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया नोट कर लीजिए। तो पहला क्लियर हो गया। अन्य अभिक्रियाओं में आप लोग पहला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं धातुओं से अभिक्रिया। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य धातुओं के साथ अभिक्रियाएं देख लेते हैं। जैसे प्रारंभ में हम लोगों ने देखा था, उसके अलावा भी कुछ अभिक्रियाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं। बाकी आप लोग समीकरण वगैरह नोट करते हुए चल सकते हैं, आपके लिए ही लाभदायक होगा और इसीलिए हम यहाँ पर सब लिख भी रहे हैं। पहला लिखिए धातुओं से अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब? धातुओं से अभिक्रिया। तो धातुओं से अभिक्रिया के लिए बताइएगा, एल्किल हाइलाइड धातुओं से क्रिया करके एक विशिष्ट श्रेणी के यौगिक बनाते हैं। एल्किल हाइलाइड धातुओं से अभिक्रिया करके एक विशिष्ट श्रेणी के यौगिक बनाते हैं। एल्किल हाइलाइड धातुओं से अभिक्रिया करके, एल्किल हाइलाइड धातुओं से अभिक्रिया करके एक विशिष्ट प्रकार का, एक विशिष्ट यौगिक बनाते हैं। एक विशिष्ट श्रेणी के यौगिक बनाते हैं जिन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। विशिष्ट श्रेणी के यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं जिन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इसमें धात्विक बंध उपस्थित होता है। इसमें धात्विक बंध उपस्थित होता है। क्लियर हुआ कि एल्किल हाइलाइड क्या करेगा? धातुओं से अभिक्रिया करके एक विशिष्ट श्रेणी के यौगिक बनाते हैं जिन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है और इन्हें इसमें धात्विक बंध उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें सबसे नंबर 1 देखते हैं, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। नंबर 1 में लिखिएगा कि मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया के लिए अब बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ROR को ईथर बोला जाता है, कि उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके, किससे? मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं जिन्हें
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, जिन्हें क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक कहा जाता है, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। और इसकी खोज वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने किया था। वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने किया था। क्लियर हो गया कि एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी खोज वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो RX + Mg जब उपस्थिति होगी ड्राई ईथर शुष्क RO R डैश, और तो ये बनेगा RMgX। ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसका नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, एल्किल मैग्नीशियम स्पेलिंग थोड़ा सा मिलाइएगा, हाइलाइड। NESIUM मैग्नीशियम हाइलाइड। ये क्लियर हो गया। तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड अथवा एरिल हाइलाइड क्या कराते हैं, तो योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, और ये उत्पाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ आप एक नोट में लिखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते या नमी का प्रयोग नहीं करते। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हम लोग यहाँ नोट में लिख देते हैं, आप समझिएगा और नोट करिएगा। इसका कारण है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ध्रुवीय प्रकृति के कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ध्रुवीय प्रकृति के कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है। अतः नमी या लेस मात्र की नमी की उपस्थिति में, जैसे थोड़ी सी भी नमी अगर इसको मिल गई तो ये क्या करेगा, एल्केन बना देता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ध्रुवीय प्रकृति के कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है तथा नमी के लेस मात्र की उपस्थिति में नमी के लेस मात्र की उपस्थिति में भी यह जल अपघटित होकर एल्केन बना देता है। जल अपघटित होकर एल्केन बना देता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ध्रुवीय प्रकृति के कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है तथा नमी के लेस मात्र की उपस्थिति में या जल अपघटित होकर क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। इसलिए इसके निर्माण में निर्जलीय अवस्था की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए इसके निर्माण में निर्जलीय अवस्था की उपस्थिति निर्जलीय अवस्था की उपस्थिति अनिवार्य है। निर्जलीय अवस्था की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये जल के लेस मात्र की उपस्थिति में क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो लेस मात्र की भी नमी, यानी कि यहाँ पर नमी होना वर्जित है, यानी कि नमी की उपस्थिति में हम लोग इस अभिक्रिया को नहीं करा सकते। तो ये होगा RMgX प्लस, अगर थोड़ा सा भी जल मिल गया, जल मिल गया तो ये क्या करेगा, अपघटित होकर एल्केन बना देगा, यानी कि आपको क्या दे देगा, R, और यहां से आपको देने लगेगा H, R और क्या देगा, H। तो RH दे देगा प्लस MgOH, ये हो गया।
इसका काम खत्म, ये एल्केन बन गया। इसलिए यहाँ पर नमी भी नहीं होनी चाहिए, ये अभिक्रिया तभी संभव होगी। यहाँ OH, यहाँ पर IX। अब ठीक है, बना लीजिए इसको। और एक कारण और यहाँ पर होता है, उसको आप बताएंगे कि शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ जटिल संकर बनाकर उसकी अभिक्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। जब हम लोग देखिए शुष्क ईथर यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ जटिल संकर यौगिक बना लेगा जो इसकी अभिक्रियाशीलता को कम कर देता है। तो ये वाला क्यों डाला जाता है, तो बता दीजिएगा कि शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ जटिल संकर बना लेता है। अभी लिखवा देते हैं, ये वाला नोट करिए, पहले इधर का नोट करिए, यहाँ ऊपर नोट में उसको भी लिखवा देते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है शुष्क ईथर के साथ जब अभिक्रिया होगी इसकी तो ये एक जटिल संकर बनाएगा। तो ये नोट नंबर 1 बताइएगा। नोट नंबर 2 में बताइएगा कि शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ, शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ क्रिया करके एक जटिल संकर बना देता है, एक जटिल संकर बनाकर उसकी अभिक्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, बनाकर उसकी अभिक्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, ये होता है कि शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके एक जटिल संकर बनाता है। अभिक्रिया यहाँ देखते हैं हम लोग, RMgX ROR ये किस प्रकार से जटिल संकर बनाएगा उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, ये इसके साथ बंध बनाकर इसको क्या करेगा, एक जटिल यौगिक का रूप प्रदान कर देगा, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है, काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। तो समझ में आ गया कि ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं, शुष्क ईथर का, और जल क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि जल की उपस्थिति होगी तो ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, और शुष्क ईथर इसकी अभिक्रियाशीलता को नियंत्रित कर देता है, जिसके कारण हमें ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक प्राप्त हो जाता है। चलिए इस चीज को नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं वुर्ज अभिक्रिया आगे। और वुर्ज अभिक्रिया, फिटिज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिज अभिक्रिया, तीनों अभिक्रियाएं आपको सीखना है। तो यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिए सेशन में, बस सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग वुर्ज अभिक्रिया। जितने लोगों को पता है वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं WOTZ रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन ऐसे। तो यहाँ वुर्ज अभिक्रिया में बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसे वुर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए लिखते हैं, एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपकृत किए जाने पर एल्केन प्राप्त होता है। अभिकृत किए जाने पर एल्केन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बताएंगे, ये अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। पूरा लिख लीजिए, ये अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है, वुर्ज
अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपकृत किए जाने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये अपक्रिया वुड्ज अपक्रिया कहलाती है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। ये आपका हो गया एल्किल हाइलाइड प्लस सोडियम धातु के साथ अपकृत करेंगे। ये दो अणु ले लीजिए, यहाँ पर भी एल्किल हाइलाइड ले लीजिए। जब अपकृत कराएंगे तो R और R मिलकर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, प्लस 2NaX 2NaX। ये हो गया आपका क्या बन गया, तो ये वाला एल्केन बन गया। आपको यही प्राप्त होता है, देखिए एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्लस 2NaX और उपस्थिति किसकी, तो शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, सोडियम धातु के साथ एल्किल हाइलाइड को अपकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, RR यानी कि एल्केन प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए इस चीज को, और हमें लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से नोट करिए तो उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं।